वक्त जो गुजर गया फिर ना आएगा, कोई सोचता रह जाएगा, कोई कर दिखाएगा। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, कल फाइनल एग्जाम, दिल में धक धक। डोंट वरी, ले आइए नोटबुक और पेन, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करवाती हूँ। आज हम करेंगे अक्टूबर 2024 का सेक्शन डी और ई। क्वेश्चन नंबर 32, ए क्लास टेस्ट में अनवी के मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स आए उनका टोटल है 30। अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क्स और ज्यादा मिलते, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते और फिर उन मार्क्स की मल्टीप्लाई की जाती तो आंसर आता 210। हमें बताना है कि अनवी ने दोनों विषयों में कितने अंक प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर ये है 32, माना अनवी के गणित में अंक x मान लेते हैं और जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उन्हें हम मान लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों मार्क्स का सम यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 30। सेकेंड कंडीशन, अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते यानी +2, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते यानी -3 और फिर इन नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाती तो आंसर आता है 210। ओके, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो बहुत ही आसान काम है। आप यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 30 माइनस x। ओके, ये है फर्स्ट इक्वेशन। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, x प्लस 2 एज इट इज, y के प्लेस पर आपको लिखना है 30 माइनस x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 210। सिंप्लीफाई जब आप इसे करेंगे, 30 माइनस 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। अब हम ये मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाई लिखने के लिए दो ब्रैकेट्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप सबसे पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ करेंगे, x इंटू 27 27x, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 2 इंटू 27 54 माइनस 2x, 210 लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक अच्छी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले x स्क्वायर वाले, फिर x वाले और फिर बिना x वाले। माइनस एक्स स्क्वायर आपने सबसे पहले लिखा, 27 माइनस 2 25, 54 माइनस 210, 210 में से आप 54 को माइनस करेंगे, 156 इज इक्वल टू 0। माइनस को आप कॉमन लिख लें, साइन चेंज, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ओके, ये माइनस 0 से कैंसिल हो जाएगा और अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25x प्लस 156। ऐसे दो नंबर्स ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 156 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए माइनस का 25। तो वो नंबर हमें कौन कौन से मिलेंगे? 12 और 13, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 13 प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 12 बचा, यहां से माइनस का 13 कॉमन, x माइनस 12 ही बचेगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से x माइनस 12 को आप कॉमन लिखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन की मुझे जरूरत है बाद में, इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया है। ओके, यहां से अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x की।
कैसे? x माइनस 12 और x माइनस 13 आपने लिखा, दिस इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 12 है या फिर x की वैल्यू 13 है। x आपने क्या माने थे? x माने थे। मैथ्स में उसने जितने मार्क्स प्राप्त किए, या तो उसके 12 मार्क्स आए हैं या फिर 13। अगर x की वैल्यू 12 है, इफ x इज इक्वल टू 12, y क्या होगा? इस फर्स्ट इक्वेशन में आप x के प्लेस पर 12 पुट कर देंगे, 30 माइनस 12 18। और अगर x की वैल्यू 13 है तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी? 30 माइनस 13 यानी 17। ओके, यानी अगर उसके मैथ्स में मार्क्स आए 12 तो इंग्लिश में आए 18, अगर उसके मैथ्स में आए 13 तो इंग्लिश में कितने आएंगे? 17। लास्ट वाली लाइन आप खुद लिखेंगे। अतः अन्वी के मैथ्स में अंक 12, इंग्लिश के 18, मैथ्स के 13 और इंग्लिश के 17। ओके, ये दोनों ही तरह से आंसर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये ट्रेन का क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा सवाल है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देंगे और सेफ चलाएंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पर टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन टाइम से पहले कहीं नहीं पहुंचना, आप आराम से ड्राइव कीजिए और इस क्वेश्चन को भी हम आराम से सोल्व करेंगे। डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। हमें ढूंढना है रेलगाड़ी की चाल। अगर वो स्पीड से जा रही है तो 1 घंटा पहले डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी है 360 किलोमीटर। समय हमें पता लगाना है। समय का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे चाल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत हो तो आप इसे इस टेक्निक से याद कर सकते हैं। ये है डिस्टेंस की स्पेलिंग और इसमें आता है एस फॉर टी, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम। ओके, यानी दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। यहां से हमारे पास समय का फॉर्मूला आएगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर इधर आकर डिवाइड में, डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी है 360 और चाल है x आवर। ओके, अब न्यू स्पीड, गाड़ी की नई चाल 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी गई है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम है लेकिन समय 1 घंटा कम लगा, 360 अपॉन x प्लस 5 आवर। ओके, अब हमें क्या करना है? इस 1 आवर को यूज करना है। 1 घंटा समय कम लगा, इक्वेशन क्या बनेगी? ये ज्यादा समय है, यहां पर टाइम ज्यादा लगा है, ये टाइम कम लगा है। ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस कर दीजिए और 1 के इक्वल लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ 360 डिवाइडेड बाय x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, 1 घंटा समय की बचत हो गई। दिस इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे आप, x इंटू एक्स प्लस 5। जब भी डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई एलसीएम में आती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ये नंबर इधर और ये इधर। 360 x प्लस 5 माइनस एज इट इज, ये x उससे मल्टीप्लाई होगा, 360x इज इक्वल टू, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये दोनों टर्म्स 1 के पास चली जाएंगी, x इंटू एक्स प्लस 5 और एलसीएम का काम खत्म। 360 की मल्टीप्लाई कीजिए, 360x प्लस 1800 माइनस 360x मल्टीप्लाई की x स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, प्लस का 1800 दूसरी तरफ जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा,
और अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेकर आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 1800 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 5 आता हो। ऐसे दो नंबर्स हमारे पास हैं 45 एंड 40। क्योंकि हमें माइनस की मल्टीप्लाई चाहिए तो एक नंबर आपको माइनस का लेना होगा। +5 है तो प्लस वाला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर माइनस का। यहां से कॉमन x, यहां से कॉमन माइनस का 40। ओके, फिर से वही पहले वाले क्वेश्चन जैसी सिचुएशन आ गई है। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। x + 45 को कॉमन लिखा आपने, x - 40 = 0। अगेन टू नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर = 0 और सेकेंड नंबर = 0। यहां से x की वैल्यू -45, लेकिन x आपने क्या माना था? ट्रेन की स्पीड है। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। इसे आप हटा देंगे। माइनस का 40 राइट साइड जाकर +40 में चेंज हो जाएगा और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? तो स्पीड ऑफ ट्रेन, अतः रेल गाड़ी की चाल, यही हमें फाइंड करनी थी x की वैल्यू, जो कि आ चुकी है। और ये 5 मार्क्स का इतना इजी क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 100% थेल्स पर में है। ये कितने सालों से लगातार पेपर में आती जा रही है। हर पेपर में, रीअपियर वाले पेपर में, फाइनल एग्जाम में, हर तरह से बोर्ड की तरफ से जब भी पेपर आता है ये थ्योरम जरूर आती है। इसे आप 10-10 बार लिख कर देख लें। अगर ये आपको समझ में नहीं आती तो आप इसे याद कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए प्रतिच्छेद करती हुई दो रेखाएं खींची, एक रेखा खींची, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये है ट्रायंगल ABC। ओके, और यहां पर क्या हुआ? आपने एक लाइन ड्रॉ की जो इसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के, गिवन है ये बात। दूसरा, इनके नाम लिखे हमने ABC। ओके, ये पॉइंट्स आ गए DE। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? दिया है, गिवन में आप लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है और DE पैरेलल है BC के। बस इतनी सी बात हमें दे रखी है। आंसर क्या लाना है कि ये रेशो सेम होगी, AD/DB, AE/EC। टू प्रूव, जो आपको सिद्ध करना है वो है AD/DB = AE/EC। ओके, यहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, रचना है। उसमें आपको क्या लिखना है? उसमें हमें ये लिखना है DE DC और BE को तो आप मिलाएंगे, DC BE को मिलाया और यहां से डाला परपेंडिकुलर, E से परपेंडिकुलर यहां, और एक परपेंडिकुलर आप डालेंगे इस तरफ। ओके, इन पॉइंट्स के नेम हमने लिख दिए MN। तो कंस्ट्रक्शन में आपको यही लिखना है, BC और BE और DC को मिलाया, दो लाइंस आपने मिलाई हैं, और E से EM परपेंडिकुलर कहां? AB पर, और D से DN परपेंडिकुलर AC पर। बस, अगर आपको इस थ्योरम का प्रूफ ना भी समझ आए तो भी आप डायग्राम बनाकर और इतनी सी बातें लिखकर 5 में से कुछ मार्क्स ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब इस थ्योरम का प्रूफ देखिए जो बिल्कुल इजी है
प्रूफ में आप क्या लिखेंगे? प्रूफ के लिए आपको सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक रूल आपको 4 टाइम्स अप्लाई करना है और एक लाइन लिखनी है, थ्योरम फिनिश। बिल्कुल आसान काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं। देखिए, एरिया कैलकुलेट करना है आपको ट्रायंगल ADE का। ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए ध्यान से, बेस अगर AD है तो हाइट EM होगी, अगर बेस AE है तो हाइट DN होगी। ये रूल आपको 2 बार अप्लाई करना है एक ही ट्रायंगल में, लेकिन बेस अलग और हाइट अलग। 1/2 बेस क्या लिया अगर आपने? AD, तो हाइट क्या लेनी पड़ेगी? EM। 1/2 AD EM। ओके, अब एक बार फिर से इसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस, अब की बार AE, अगर ये बेस है तो हाइट क्या हो गई? DN। अंडरस्टैंड? अब यही फॉर्मूला आपको 2 ट्रायंगल्स में और लगाना है। कौन कौन सी ट्रायंगल में? देखिए, एक तो ये वाली ट्रायंगल BDE, इस रेड कलर वाली ट्रायंगल में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2। देखिए, अब बेस आपको ये लिखना है, ये वाला DB। अगर ये बेस है तो हाइट कौन सी बनेगी? ये वाली जो इस बेस की तरफ आ रही है, यानी EM। ये वाली आपको ट्रायंगल लिखनी है। देखिए, जो ट्रायंगल्स इस टाइप की होती हैं, यानी अधिक कोण वाली, ये वाली जो ट्रायंगल्स होती हैं, इसमें जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं, वो हमेशा इस ट्रायंगल का जो बेस होता है उससे बाहर की तरफ आता है। इसके लिए आपको बेस इंक्रीज करना पड़ता है। बेस ये वाला है, बस यहां से यहां तक ये बेस है, और हाइट ये होती है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखें। सिमिलरली अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है CDE का, इस साइड वाली ट्रायंगल का, जिसका बेस यही है DE, लेकिन बेस है ये वाला CE, तो हाइट कौन सी हो जाएगी? DN। एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू 1/2, बेस ये वाली साइड है, ये लेनी है आपको, क्योंकि आंसर में आपको ये वाला पोर्शन चाहिए। CE इंटू, अगर ये बेस है तो हाइट ये वाली आएगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डल रही है, ये 90 डिग्री है, DN। बस 4 ट्रायंगल्स पे आपने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन्हें तरीके से डिवाइड करना है। तरीका कौन सा? तरीका ये कि ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय ये रेड कलर वाली ट्रायंगल आएगी। क्यों? क्योंकि EM इसमें है, EM इसमें है, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE। और जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा AD और यहां पर DB। AD बाय DB, इसे हम बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टैंड? अब जो बाकी की 2 ट्रायंगल्स बच गई, अब हम उन्हें डिवाइड करेंगे, यानी एरिया ऑफ ADE, इसे मैंने यहां से हटा दिया। और अब आप देखिए, दिस ट्रायंगल डिवाइडेड बाय दिस, यहां पर जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 से 1/2 कट, इससे ये साइड कट, AE बाय CE, यानी मेरे पास एक सेकेंड इक्वेशन बनेगी, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू AE बाय CE या EC। ओके, ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। अंडरस्टैंड? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सेकेंड इक्वेशन है। और अब एक बात, क्या ये दोनों की जो राइट साइड है ये आपका आंसर है? टू प्रूव में देखिए हमने यही लिखा हुआ है
AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ये हमारा आंसर है। और ये दोनों राइट साइड कब इक्वल होंगी? जब लेफ्ट साइड इक्वल होगी। अब आ जाइए लेफ्ट साइड, इसको और इसको देखिए ध्यान से, क्या दोनों का न्यूमरेटर सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है। बात कहाँ है? बात है अब डिनोमिनेटर की। किसी तरह से आप डिनोमिनेटर को सेम ले आइए, लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी, इट मींस राइट साइड ऑटोमेटिक इक्वल। थ्योरम फिनिश। ओके, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? BDE रेड कलर वाली ये ट्रायंगल और CDE ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया सेम होगा। इसका एक रीजन है क्या? कि इन दोनों का एक ही आधार, ये वाला दोनों सेम बेस पर हैं। ये वाली इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई, दोनों का सेम बेस है, एक ही आधार, और ये दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनका एरिया क्या होगा? दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। ओके, तो ये लाइन आप लिखेंगे क्या? त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार, कौन सा? DE, एक ही आधार DE और समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज हैं, बीच बने दो त्रिभुज हैं। अतः क्या होगा? इन दोनों का एरिया इक्वल, एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE। और इसे हम बना देंगे थर्ड इक्वेशन। थ्योरम फिनिश हो चुकी है। आपको अब सिर्फ आंसर लिखना है। क्या आंसर लिखोगे? फ्रॉम 1, 2 and 3 AD by DB is equal to AE by EC, hence proved theorem finish। Understand? तो लास्ट वाली लाइन के लिए आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे AD by DB is equal to AE by EC, hence prove। अंडरस्टैंड? 5 मार्क्स का ये बिल्कुल 5 मार्क्स की इतनी आसान थ्योरम है, 2-4 बार आप इसे चाहे आप देख के लिख लें, ये आपको याद हो जाएगी। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है, एक बेलन है और उसके ऊपर एक दूसरा बेलन रखा गया है, उसकी हाइट और रेडियस भी गिवन है। हमें इस पोल का द्रव्यमान यानी मास फाइंड करना है। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, सिंपल सी बात है, आप इस पूरे पोल की वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 34, ये देखिए, एक सिलेंडर है, और एक दूसरे सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। इन दोनों सिलेंडर्स की हाइट और रेडियस गिवन है हमारे पास। इसे हम बना देते हैं फर्स्ट सिलेंडर और इसे लिख देते हैं सेकंड। हाइट है 220 सेंटीमीटर, इस वाले बेलन की हाइट है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर 24 है, यानी रेडियस हो गई 12 और सेकंड हाइट है 60, रेडियस 8। चलिए अब हमें इस पोल की वॉल्यूम फाइंड करनी है। इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम, दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है तो नोटेशन भी अलग अलग होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन 1 की। सबसे पहले हमने बेलन 1 लिखा, इसकी हमने ऊंचाई लिखी यानी हाइट 220 सेंटीमीटर, व्यास 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका हाफ 12। ये हो गया बेलन 1। ओके,
बेलन 2, बेलन 2 के लिए आप क्या लिखेंगे? ऊंचाई, इसकी ऊंचाई अलग है तो आप इसे स्मॉल h से दिखा सकते हैं 60 सेंटीमीटर, और रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है। आप इस रेडियस को कैपिटल R से दिखाइए और इस हाइट को 220 वाली हाइट को h कैपिटल H से। अंडरस्टैंड? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर की वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर H। तो अब हम लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन, वॉल्यूम क्या लिखी जाएगी? पाई आर स्क्वायर H प्लस पाई आर स्क्वायर H। नोटेशन चेंज है, पाई को आप कॉमन लिखें, आर स्क्वायर H प्लस आर स्क्वायर H। ओके, पाई के लिए इन्होंने कहा है 3.14 लिखना है। कैपिटल रेडियस, बड़ी रेडियस कितनी लिखी थी हमने? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर, और हाइट है 220 प्लस छोटी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर, और हाइट है 60। अंडरस्टैंड? 3.14, 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 60। अंडरस्टैंड? अब हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, उन्हें ऐड किया जाएगा और 3.14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई 31680, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 3840, 3.14 एज इट इज। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 35520, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई मल्टीप्लाई, और ये है क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई। अब हम इसका मास फाइंड करेंगे। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है? 8 ग्राम। अब इतने के लिए इसे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई की जाती है तो 11532.8, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। ये आ गया हमारे पास ग्राम में आंसर। अंडरस्टैंड? लेकिन इसने बस स्तंभ का द्रव्यमान पूछा था, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब भी जाते हैं तो डिवाइड किया जाएगा। अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। अंडरस्टैंड? 892262.4 डिवाइडेड बाय 1000, ये अब किलोग्राम में चेंज हो गया। 3 के बाद आप डेसिमल लगा लीजिए, 892264 किलोग्राम। अंडरस्टैंड? ये आ गया इस स्तंभ का द्रव्यमान। क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, वो आपको ध्यान से करनी है। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक ट्वाई का क्वेश्चन है। कौन की शेप है ट्वाई की, और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर ये आधारित है। उसी ऐसे रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 15.5, यहां से यहां तक इसकी टोटल हाइट हमें पता है, और हमें बताना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए आप क्या करेंगे? ये जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे इस आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा? खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। तो आप सबसे पहले लिखें शंकु। शंकु की रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की हाइट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल हाइट कितनी है? 15.5, इसमें से माइनस कर देना
कितना, ये वाला पोर्शन, अगर आप यहाँ तक का ये पोर्शन माइनस कर दें, और ये कितना है, ये रेडियस ही तो है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, ये शंकु की हाइट हो गई। और जो अर्धगोला है उसकी रेडियस, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, यानी शंकु प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, PSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है। एल हमें पता ही नहीं, कोई बात नहीं, हम एल को ढूंढ के लाएंगे। एल को आप कैसे ढूंढेंगे, एल को हम ढूंढेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ये 3.5 है, ये 12 है, ये एल है, तो आप क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस एच स्क्र का अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12.25 प्लस 144 156.25। अब 156.25 का स्क्वायर रूट या तो आप 8th क्लास वाले मेथड से कैलकुलेट करें, अदरवाइज इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आप ये मान के चलें कि डेसिमल है ही नहीं। ओके, अगर ये डेसिमल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 156.25 और 25 कब आता है, जब यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5। अब 156 को आपको सिर्फ ये देखना है ये कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, क्या 156 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अब इनमें छोटा नंबर कौन सा है 144, किससे आया 12 से आया, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 12, छोटा नंबर लिख दिया जाता है। और 125 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 15625 आएगा। डेसिमल को यूज कीजिए, यहाँ 2 के बाद था तो यहाँ 1 के बाद लगा दीजिए। ओके, तो ये आ गया 12.5। ये एल की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब हम ये क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। शंकु का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आधे गोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से क्या कॉमन आ गया पाई आर एल प्लस 2r। पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ नहीं कही तो 22/7। रेडियस की वैल्यू 3.5 है 35/10। एल की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 12.5 और रेडियस का डबल, रेडियस क्या है 3.5, 3.5 का डबल 7.0, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, इट मीन सिर्फ 7। कैंसिल किया 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 पर, यानी 11 इंटू 12.5 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा। 11 और 19.5 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन फिनिश। 5 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 35, माध्यक 28.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। देखिए कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। माध्यक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक कॉलम और बनाते हैं, ये बनेगा CF का कॉलम। फर्स्ट नंबर एज इट इज, देन x + 5, उसके बाद x + 25, देन x + 40, x + y + 40, x + y + 45। ये CF की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है
और अब हम यहाँ से माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो माध्यक दे रखा है उसका भी यूज करेंगे, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। माध्यक 28.5 है, इट मींस 28.5 20 और 30 के बीच में लाई करता है, यानी ये वाली लाइन हमारे काम की है। तो अब आप लिख देंगे माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। माध्यक की वैल्यू है 28.5। काम की लाइन में लोअर लिमिट L की वैल्यू 20, N 60 होता है, 60 का हाफ कर देंगे 30 आ जाएगा। CF क्या होता है, काम की लाइन में जो आपने बॉक्स बना रखा है उससे ऊपर वाली वैल्यू CF और ये वाली वैल्यू जो बॉक्स के अंदर है जो बारंबारता की होती है वो F की वैल्यू होती है। ओके, तो हम यहां से L की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 20, N का हाफ किया 30, इसमें से CF को घटाया, साइन चेंज करना मत भूलना, F की वैल्यू 20 है और H की वैल्यू है 10। H होता है इनके बीच का डिफरेंस, इंटरवल्स के 50 और 60 के बीच में 10 का डिफरेंस है। अब देखिए 10 2 20, प्लस का 20 इस तरफ आकर माइनस का 30 में से जब आप 5 माइनस करेंगे 25 माइनस x, 28 में से 20 गए तो 8.5 एज इट इज, और यहां पर अपॉन में 2 है, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में ये नंबर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस x। 8.5 का डबल 17, माइनस का नंबर इस तरफ, x की वैल्यू 8। ओके, अब बात है y की वैल्यू की। y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये भी सिंपल सी बात है। CF की लास्ट वैल्यू x प्लस वाई प्लस 45 और होनी ये कितनी चाहिए, ये 60 के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 45 60 के इक्वल होना चाहिए। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू 60 में से आप 45 को माइनस कर दें, x प्लस वाई की वैल्यू 15 और x की वैल्यू को यहां पुट कर दें, प्लस का 8 दूसरी साइड जाकर माइनस के 8 में चेंज हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 7। फिनिश। 5 मार्क्स का बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लें। नाउ सेक्शन डी फिनिश। अब आगे केस स्टडी के क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान सिंपल स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और बड़े आराम से। पहला क्वेश्चन एपी का है जो बच्चों की फेवरेट होती है। एक बच्चे ने 27.50 रुपीज पहले दिन बचाए और फिर उसके बाद हर दिन 2.50 रुपीज अपनी बचत को बढ़ा देती है, यानी उसने पहले दिन बचाए 27.5। ओके, अब इसमें 2.5 उसने इंक्रीज कर दिए, तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 30, फिर 2.5 इंक्रीज करें 32.50। इस तरह से उस बच्चे ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वंशिता द्वारा 10वें दिन में बचाई गई राशि, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, 810। 810 क्या होता है, a प्लस 9d, a की वैल्यू ये है 27.5, d 2.5। मल्टीप्लाई ये सोच के कीजिए कि डेसिमल नहीं है, 25 है ये 9, दोनों की मल्टीप्लाई 225, एक के बाद अब आप डेसिमल लगा दें और इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, 50। क्वेश्चन फिनिश। फर्स्ट पार्ट ओनली। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, वर्षिता द्वारा 25वें दिन में बचाई गई राशि, यानी अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A25। A25 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A25 का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 24D। ओके, A की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करते हैं 600 आएगी, एक के बाद आप दशमलव लगा दें, इसे उड़ा दें और इन दोनों को ऐड जब आप करेंगे तो 87.5। ये पैसे उसने 25वें दिन उसने इतने रुपए बचा लिए। उसके बाद
थर्ड पार्ट, ज्ञात कीजिए कि वंशिता कितने दिनों में 1400 रुपीज बचाती है। तो देखिए उसने 1400 रुपीज इकट्ठे कर लिए, कितने दिनों में हमें नहीं पता, कितने दिनों में हम मान लेते हैं कि उसने n डेज में 1400 रुपीज इकट्ठे कर लिए। अब क्योंकि ये पैसे इकट्ठे किए गए हैं, यानी 1400 किसकी वैल्यू है, SN की। SN का फॉर्मूला बताइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1400। n/2 a का डबल, a क्या है 27.5, इसका डबल जब आप करेंगे 55, n एज इट इज, d की वैल्यू 2.5 है, डेसिमल हटा दीजिए, 25/10 इज इक्वल टू 1400। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं n की वैल्यू फाइंड। n/2 एज इट इज, पहले तो इसे कैंसिल कर दीजिए, ओके, और 2 एलसीएम ले लीजिए, 110 प्लस 5 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 5n - 5 इज इक्वल टू 1400। ओके, अब 2 2 जा 4, 110 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 105 इज इक्वल टू 1400। ओके, डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी 14 4 और इस n को आप यहां मल्टीप्लाई कर दें, 5n² प्लस 105n और 14 4 5600, उसे आप लेफ्ट साइड में ले आइए, प्लस के नंबर इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएंगे, यहां से 5 कॉमन लिखा, ओके, और ये 5 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके n की वैल्यू ले आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा कोई नॉर्मल सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा जिसकी मल्टीप्लाई, दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई आ जाए 1120, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए 21। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे d, उससे हमें पता चल जाएगा, और फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। इस इक्वेशन को सोल्व करना, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 1 है, इसका कोफिशिएंट, b की वैल्यू 21, c की वैल्यू -1120। d कैलकुलेट किया, b² - 4ac, b की वैल्यू 21, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1120, 4 4 1, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 4921। ओके, और अब क्योंकि आपको d का स्क्वायर रूट करना है तो 4921 का स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए अब हम फाइंड करते हैं n। n को आप क्या लिखेंगे, n को हम लिखेंगे -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -21 प्लस माइनस 4921, यही थी ना शायद, और a का डबल, a का डबल कितना होगा, a की वैल्यू तो 1 है, 2। अब देखिए 4921 का आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे पेयर बनाएंगे, 7 7 जा 49, कंप्लीट चला गया, आपने 21 लिखा, यहाँ पर 14 लिखा, लेकिन अब ये 14 छोटा नंबर है, 21 बड़ा, तो इसके नाम की 0 डेसिमल लगाकर आपको अगला पेयर मिल गया लिखने के लिए। ओके, अब ये 1 पर ही जा सकता है, 1401, यहाँ पर 1 आ गया, इन दोनों का सम 1402, यहाँ पर ये बचेगा। अब एक और पेयर आप लिखेंगे, यहाँ पर एक और बार 0 लग जाएगी, और फिर हम इसे ले जाएंगे 4 पर, 14 4 जा 14 चौके 56 होता है, 56 इसके नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख लेना 4। अगर आप चाहें तो एक डिजिट और आगे ले जा सकते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 70.149।
तो -21 प्लस माइनस 70.15 लिख देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो एक डिजिट इंक्रीज कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। यहां से 2 आंसर्स बनेंगे। दो आंसर्स कौन कौन से बनेंगे? -21 माइनस 70.15, एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक तो आपका ये वाला आंसर बनेगा और एक बार माइनस 70.15 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इसे आप इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। n क्या है? नंबर ऑफ डेज। माइनस में n क्या कभी ऐसे आ सकता है n आ गया माइनस का 10 डेज? ऐसे कभी नहीं होता। माइनस की वैल्यू नहीं होगी, ये वाली वैल्यू होगी। 70.15 में से आप 21 को माइनस कर दें, 49.15 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ गया 24 ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 25 डेज, 24.5 दिन, यानी लगभग 25 दिन में उसने 1400 रुपीज इकट्ठे कर लिए। ये क्वेश्चन वैसे तो 2 मार्क्स का है, लेकिन काम इसमें बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं। अब चॉइस में देखिए, ये देखिए, ये 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको, या फिर ये वाले 2 क्वेश्चंस करने हैं। जब भी आप चॉइस देखें तो बहुत ध्यान से आपको देखनी है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है और अगेन यहाँ फर्स्ट और सेकंड आ गया। अगर यहाँ सिर्फ थर्ड लिखा होता तो इन 2 क्वेश्चंस में चॉइस होती, लेकिन अब फुल पार्ट में चॉइस है। या तो आप ये 3 क्वेश्चन करें या फिर ये वाले 2। इस बात को आप एग्जाम में ध्यान रखें। अब चॉइस वाले क्वेश्चंस देखिए। और फर्स्ट पार्ट, में कहा गया है वर्षिता द्वारा 15वें दिन में बचाई गई राशि। बहुत ही सिंपल है, A15 आपको फाइंड करना है। और A15 का क्या फॉर्मूला होता है? A + 14D। A की वैल्यू 27.5, D की वैल्यू 2.5 प्लस ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 0.5 एज इट इज, 62.5। 15 डेज में उसने 62.5 रुपीज बचाए। और इसका सेकंड पार्ट, इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। वर्षिता द्वारा 30 दिनों में बचाई गई कुल राशि, यानी हमें यहां पर कैलकुलेट करना है S30 डेज में उसने कितने पैसे बचाए। S30 के लिए आप क्या करेंगे? SN का फॉर्मूला लगाएंगे। और SN का क्या रूल होता है? n/2 2a + n - 1 × d। ओके, S30 30/2, a का डबल 27.5 का डबल 55 हो गया। n के प्लेस पे आपने 30 रखा, यानी 29, और d की वैल्यू 2.5 है। 15 55 प्लस इनकी मल्टीप्लाई ये आ गई। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 2 नंबर्स को। ओके, 15 × 127.5। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 1912.5 1912.5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान सा ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, ये भी बच्चे कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आना होता, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट पेज पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये डायग्राम है और हमसे ये कहा गया है 4 फ्रेंड्स हैं, ABCD पोजीशंस पर ये बैठे हुए हैं और हमें इनकी पोजीशन बतानी है। अगर आपको ये डायग्राम यहाँ क्लियर नहीं हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और जब आप फाइनल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आराम से आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए A यहाँ पर लिखा है और A की पोजीशन क्या होगी? ये 0 1 2 3 A की पोजीशन। यहाँ X की वैल्यू 3 है, Y की वैल्यू 4 है।
ओके। बी कहाँ है, बी यहाँ। परपेंडिकुलर आना है आपको 6 और 7। सी के लिए देखिए, सी है यहाँ 9 और इस तरफ है 4। और डी के लिए ये है डी 6 और 1। अंडरस्टैंड? ये मैंने ABCD की पोजीशंस लिखी हैं और अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या पूछे गए हैं। नीतू की पोजीशन बतानी है। अब 4 फ्रेंड्स कैसे बैठे हैं, ए तो रीतू है, बी नीतू, सी पोजीशन पर है रजनी और डी पोजीशन पर है सुमन। ओके। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड पोजीशन ऑफ नीतू। तो नीतू की पोजीशन तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 6 7। सेकंड, रजनी की पोजीशन ये भी हमें पता है 9 4। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया, ए सी का मिड पॉइंट बताइए। ए ये है, सी ये है, इसका मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर यानी 3 + 9/2। सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, 12/2, 8/2 कैंसिल कर दीजिए। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ये आ गए मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये ए है, ये सी है और इनके बीच का पॉइंट यही आएगा, ये वाला 6 और y की वैल्यू यहां पर 4 ही है। ओके। अब अगेन फिर से वही बात आ गई, चॉइस है और 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब या तो आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं या फिर ये वाले दो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीतू एंड सुमन। नीतू और सुमन के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। चॉइस वाले क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी। नीतू और सुमन यानी हमें फाइंड करना है बी डी डिस्टेंस। बी पॉइंट क्या है 6 7, डी पॉइंट क्या है 6 1। सब्ट्रैक्ट किया 0 आई, केयर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला नंबर देखिए 1 - 7 माइनस का 6, इसका स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट। ओके, 36 का अंडर रूट 6 होता है। बस फाइंड कर दिया हमने नीतू और सुमन के बीच का डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट में रजनी का डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। और जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो उसमें से एक नंबर 0 0 हो तो हमें कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर में से घटाएंगे तो वो नंबर ही आएगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जिस पॉइंट का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है उन्हीं दोनों नंबर्स के आप स्क्वायर्स लिखेंगे, सम करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। सेकेंड पार्ट रजनी का बस सिर्फ ये देख लीजिए कि इसकी पोजीशन क्या है 9 4 और 0 0 के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। सिंपल सी बात है, इसे आप हटा दीजिए। 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट, सम करके अंडर रूट 81 16 अंडर रूट 97 यूनिट। बस, और ये डिस्टेंस फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बिल्कुल आसान ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो साइड आपको फाइंड करनी है वो ऊपर, जो पता है वो डिनोमिनेटर में। ओके, और उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रीशियन, लाइट चली गई, इलेक्ट्रीशियन आया, अपनी सीढ़ी भी लेकर आया और उसने अपनी सीढ़ी ऐसे लगा ली। टोटल पोल की हाइट 5 मीटर दे रखी है, लेकिन वो बिल्कुल टॉप पर जाकर तो बिजली ठीक नहीं कर सकता, उसे तारों से थोड़ा सा नीचे रहना पड़ेगा। उतना डिस्टेंस हमें दे रखा है 1.3 मीटर। 1.3 मीटर उसने अपनी सीढ़ी इस पोल से लगानी है, यानी ये देखिए यहां पर सीढ़ी लगी हुई है और ये है पोल का नीचे वाला पोर्शन जहां पर वो चढ़कर उस तार को ठीक करेगा। हमें बताना है बी डी की वैल्यू, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बी डी की वैल्यू। बहुत ही सिंपल सी बात है, टोटल पोल की हाइट यहां से यहां तक इतनी हाइट है 5, इतनी हाइट है 1.3, तो सिंपल सी बात है
आप 5 में से 1.3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट, बी डी क्या होगा, ए डी में से आप ए बी को माइनस कर दें, यानी 5 में से 1.3 को 3.7 मीटर। फिनिश फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका नाम है बी सी। और मैंने आपको अभी क्या कहा, जो साइड आपको फाइंड करनी है वो ऊपर, जो पता है वो डिनोमिनेटर में, और कौन से एंगल की बात चल रही है उसने लाके अपनी सीढ़ी 60 डिग्री के एंगल पर रख दी, तो 60 डिग्री की बात चल रही है। अब जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, एच, ये क्या है, बेस, यानी P बाय एच परपेंडिकुलर। BC क्या है, BC हमें फाइंड करनी है, BC है H, और BD क्या है, परपेंडिकुलर। आपको अब ये चेक करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में ये क्या चीज बनेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें चाहिए H बाय P, H बाय P मतलब ऐसे। और ये कैसे बनते हैं, साइन कोस टेन, कोट सीकेंट और कोसिकेंट, यानी यहां पर अब आप क्या लिखेंगे, कोसिकेंट लिखेंगे, कोसिकेंट 60। अब सवाल खत्म हो गया। कैसे, कोसिकेंट 60 क्या होता है, साइन 60 का रेसिप्रोकल, और साइन की बाद वाली वैल्यू √3/2, उसको पलट दीजिए 2/√3, ये वैल्यू आ गई 2/√3। बी डी की क्या वैल्यू है, बी डी की वैल्यू ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं 3.7। ओके, अब हम आराम से यहां पर BC को कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड वाले नंबर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में, 2/√3 मल्टीप्लाई 3.7 मल्टीप्लाई, अंडर रूट वाले नंबर कभी भी आपको डिनोमिनेटर में नहीं रखने होते, तो इसलिए मैंने इसे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिया, ताकि √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाए और डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट गायब हो जाए। ओके, यानी BC की क्या वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, (7.4) डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई √3। ओके, अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्या, √3 को आप 1.73 ले सकते हैं। ओके, तो हम यहां पर 1.73 लिखेंगे, आप 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए, इस तरह से ये डिवीजन आएगी, और इसकी वैल्यू आपने 1.73 रखी। अंडरस्टैंड। अब जैसे ही आप इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, टू डेसिमल तक कैलकुलेट कर लीजिए। ये नंबर 5 है, इसे आप एक इंक्रीज कर दीजिए, ये आ गई सीढ़ी की लंबाई 4.26 मीटर। ओके, फिनिश क्वेश्चन, 4 मार्क्स का पूरा हो चुका है। अब इसकी चॉइस में देखिए, फिर से अगेन 1 और 2 लिखा हुआ है, और हमें यह बताना है जो सीढ़ी का बेस है और जो पोल का बेस है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी हमें बतानी है BC की वैल्यू, सॉरी DC की, यहां पर ये पॉइंट D लिखा हुआ है। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेट। हमें फाइंड करना है CD, और का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, CD फाइंड करना है ऊपर, BD हमें पता है, एंगल की बात वही है 60 डिग्री वाली। अब बताइए, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस मुझे फाइंड करना है, CD यानी ये बेस है, BD परपेंडिकुलर है, B/P, आ जाइए यहां, B/P क्या बन जाएगा, ऊपर से आप P/B लिखते हैं तो 10, B/P क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट, तो ये आ गया कोट 60। CD BD की वैल्यू आपने पुट की, कितनी आई थी, 3.7। अब कोट 60 की वैल्यू, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का, 10 में 60 कितना होता है, √3, उसको पलट दीजिए 1/√3।
डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में। ओके, अब अगेन वही बात, √3 को आपको नीचे नहीं रखना है, इसका परिमेयकरण आपने कर दिया, परिमेयकरण। ओके, रेशनलाइजेशन। और अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 3.7 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 और √3 की मल्टीप्लाई 1.73 लिखने के लिए उसने कहा है। आप 3 से इसे डिवाइड कीजिए, 1.23 और 1.73। ओके, इन दोनों टर्म्स की आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये आ गई CD की वैल्यू। अगेन ये नंबर 5 से ज्यादा है तो इसे आप एक इंक्रीज कर दें, यानी CD की वैल्यू आ गई है 2.13 मीटर। यूनिट जरूर लगाएं, अगर मैंने पिछले पार्ट में यूनिट नहीं लगाई है तो प्लीज आप लगा लें, यूनिट आपको जरूर लगानी है। डिस्टेंस है तो मीटर में होगा। सेकंड पार्ट में यदि एंगल 60 की जगह 45 का होता तब DC की, अगेन आपको यही बतानी है, यही DC की वैल्यू बतानी है। कब? अगर एंगल 60 ना होता, कितना होता? 45 होता तो वैल्यू चेंज हो जाती। कैसे? देखिए, कोड 45, अब कोड 45 क्या होता है? 1 होता है। 10 45 का रेसिप्रोकल, ये नंबर उधर जाएगा, 3.7 ही रह जाएगा। ये आ गई CD की वैल्यू 3.7 मीटर। अंडरस्टैंड? और इसी के साथ ये सेक्शन D और E फ्रॉम अक्टूबर 2024 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। इस पेपर का ABC पार्ट मैं पहले करवा चुकी हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पेपर के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल एग्जाम है, आज आप टाइम से सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और थ्योरम्स के प्रूफ देख लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।